इस वीडियो में हम समझते हैं कि राउल्स लॉ क्या होता है और यह कैसे काम करता है और इसका मकसद क्या है बेसिकली पढ़ने का हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बट बिफोर आई स्टार्ट विद द राउल्स लॉ, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमको जानना चाहिए, जैसे कि इवेपोरेशन क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या है होता है। तो अगर ये सब चीज़ें हमको नहीं पता रहेंगी तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू नो राउल्स लॉ। हम पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। ना बच्चों, इमेजिन करो कि एक हमारे पास बीकर है और इस बीकर के अंदर हमारे पास कोई लिक्विड भरा हुआ है। अब देखो लिक्विड क्या होता है ये तो सभी को पता ही है ना। अब लिक्विड में कुछ चीज़ें, जो लिक्विड की खास बातें हैं वो आपको आनी चाहिए, जैसे कि लिक्विड के सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वी कैन कॉल दीज मॉलिक्यूल्स एज सरफेस मॉलिक्यूल्स। so we can call these molecules as surface molecules। अब जो यहाँ पे जो लिक्विड्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मॉलिक्यूल्स को आप बोल सकते हो क्या? बल्क मॉलिक्यूल। सो इनको आप बोल सकते हो बल्क मॉलिक्यूल। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे और जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, है ना, इन दोनों में अंतर समझिए क्या क्या खास बातें हैं। इस मॉलिक्यूल को इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खींच रहा है और ये जो मॉलिक्यूल है इसको चारों ही डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खींच रहा है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ये मॉलिक्यूल हो जाएगा न्यूट्रलाइज और इस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी होगी डाउन। बट जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे, उस मॉलिक्यूल के साथ ऐसा नहीं है। ये मॉलिक्यूल्स को अगर यहाँ पे कोई एक डायरेक्शन में खींच रहा है तो इस पे काम करने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। यानी कि होगा ये यहाँ पे कि ये जो मॉलिक्यूल्स आप सरफेस पे देख रहे हो, ये मॉलिक्यूल्स स्केप कर सकते हैं, यानी कि भाग सकते हैं। कहाँ से? इस सरफेस से। सो दीज मॉलिक्यूल कैन स्केप फ्रॉम द सरफेस। ये मॉलिक्यूल यहाँ से भाग सकते हैं, है ना। जैसे कि आप एक एग्जांपल लें पेट्रोल का, तो पेट्रोल को अगर आप खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं ये हो जाते हैं इवेपोरेट और इसी प्रोसेस का नाम क्या दिया गया है बच्चों? इवेपोरेशन दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इवेपोरेशन दिया गया है नाम इसका। अब देखो ये जो कंटेनर है ये ओपन कंटेनर है, यानी कि यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं ये तो निकल जाएंगे, जो लिक्विड का मास है वो डाउन हो जाएगा। बट आप इमेजिन करो कि ये कंटेनर को अगर मैं कर दूं बंद, अब ये मॉलिक्यूल जो है वो भाग नहीं सकते, जो यहाँ पे वेपर फॉर्म में आ चुके हैं। अब जो वेपर फॉर्म में आ गए अब ये भाग नहीं सकते कहीं भी। दे कांट स्केप। इफ दे कांट स्केप, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? होगा क्या? यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। और यहाँ पे ये किस फॉर्म में है? ये है वेपर, यानी कि गैसियस फॉर्म में है। तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट जो हो रहा है इसको नाम दिया गया है इवेपोरेशन। So this is your evaporation. But at the same time, the molecules which are present in the vapor form, after certain period of time they will also try to come in the liquid form अगर टेम्परेचर डाउन होता है। जैसे आप एक बॉटल में गर्म पानी को बंद करके रख दें, कुछ टाइम बाद क्या होता है? बॉटल के नेक पे आप छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगे। तो यानी कि वाटर क्या हो रहा है? कंडेंस हो रहा है। वेपर से लिक्विड फॉर्म में जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या नाम देते हैं? कंडेंसेशन। तो देखो यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं। पहला क्या हो रहा है? लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, और दूसरा क्या हो रहा है? वेपर से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। यानी लिक्विड से वेपर यानी कि इवेपोरेशन, और वेपर से लिक्विड यानी कि कंडेंसेशन। तो एक ऐसा टाइम आएगा बच्चों कि जब ये लिक्विड और वेपर ये दोनों के बीच में क्या स्टैब्लिश हो जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। क्या स्टैब्लिश हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। अब जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तब होगा क्या? देन
ये जो प्रेशर होगा, जो प्रेशर ये जो आप देख पा रहे हैं वेपर्स, ये जो एग्जर्ट करेंगे, इसको क्या नाम दिया जाएगा? फिर इसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। इसी का नाम है वेपर प्रेशर, इसी का ही नाम है वेपर प्रेशर, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है, राइट। अब चलते हैं आगे। अगर हम मान ले कि ये हमारा जो लिक्विड है ये ए है, तो ये जो इसका प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, इसको हम डिनोट कर सकते हैं पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या होगा? पी नॉट ए होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, है ना। सिमिलरली अगर आप इस कंटेनर में कोई बी नाम का लिक्विड ले रहे हो तो उसको आप लिख सकते हो पी नॉट बी। अगर आप कोई सी नाम का लिक्विड ले रहे हो तो आप उसको लिख सकते हो पी नॉट सी। सो व्हाट दिस पी नॉट बी और पी नॉट सी इंडिकेट्स, दिस इंडिकेट्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ये बेसिकली प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को इंडिकेट करते हैं अगर कहीं पी नॉट लिखा होगा तो, ठीक। अब चलते हैं आगे। I hope the concept of vapor pressure is clear to you. Now let's move ahead and let's discuss about, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं। सो द नंबर वन फैक्टर विच कैन अफेक्ट द वेपर प्रेशर इज नेचर ऑफ सब्सटेंस। क्या बच्चों? नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब देखो सब्सटेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है वोलाटाइल और दूसरा हम लिख सकते हैं नॉन वोलाटाइल। अब बोलोगे सर ये वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या है? तो बच्चा ये वोलाटाइल की अगर हम बात करें तो ऐसे लिक्विड्स विच गेट इवेपोरेटेड एट रूम टेम्परेचर, और नॉन वोलाटाइल क्या होते हैं? विच डजंट गेट इवेपोरेटेड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट नहीं होंगे। ये ऐसे लिक्विड को हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल लिक्विड। तो ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर होता है, अच्छा इसी में ही हम और भी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, अभी हम आगे डिस्कस कर देंगे उसको, है ना। हाँ, कर लेते हैं उसको डिस्कस। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ये चीज ज्यादा डिपेंड करेगी। अगर कहीं भी बॉन्डिंग स्ट्रांग है, अगर कहीं भी क्या बॉन्डिंग स्ट्रांग है, तो वहां पे वोलाटिलिटी क्या होगी? वोलाटिलिटी कम होगी, यानी कि इवेपोरेशन जो होगा वो कम होगा। अगर इवेपोरेशन कम हुआ तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? डाउन होगा, है ना। वेपर प्रेशर क्या होगा? डाउन होगा। जैसे आप एकदम सॉलिड का देखो तो वेपर प्रेशर इज ऑलमोस्ट जीरो, तो वेपर सॉलिड से वो गैसियस फेज में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई हो क्या। जैसे कुछ एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो वाटर का, इथेनॉल का। वाटर और इथेनॉल में क्या होता है बच्चा? वाटर और इथेनॉल में जो वाटर होता है ये चार और वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बस ये केवल एक और इथेनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ना, कुछ इस तरीके से देखो, ठीक। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करती है। तो आप देखो यहाँ पे केवल एक है, यहाँ पे कितने हैं? टोटल चार हैं। अगर टोटल यहाँ पे चार है, जस्ट लुक एट दिस वन, कैसे होता है? एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, टोटल चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो वाटर और इथेनॉल में क्या होगा? कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग हो गया? वाटर क्या है? स्ट्रांग है, यानी कि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और इथेनॉल क्या है? वीक है, यानी कि ये इजीली इवेपोरेट हो जाएगा, इसीलिए इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा वेपर फॉर्म होंगे, इसीलिए ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा फैक्टर की अगर हम बात करें बच्चा, तो दूसरा फैक्टर आप ले सकते हो टेम्परेचर की, है ना। दूसरा फैक्टर आप ले सकते हैं टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो सिंपल सी बात है क्या होगा? वेपर प्रेशर भी हाई होगा। वाई? बिकॉज इवेपोरेशन जो होगा, इवेपोरेशन जो होगा ये क्या होगा? ये भी हाई होगा, ठीक। आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होंगी।
अच्छा, कुछ लोग समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ये दो चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं कभी कभी। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये जो होता है, ये कौन सा फिनोमेनन है? ये है बल्क फिनोमेनन। ये क्या है? दिस इज बल्क फिनोमेनन। और अगर हम इसकी बात करें तो इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन है सरफेस फिनोमेनन। ठीक। अगर हम इसकी बात करें, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है। जैसे कि वाटर की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इवेपोरेशन की बात करूं तो ये क्या होता है? ये रेंज ऑफ टेम्परेचर, या आप बोल सकते हो नो फिक्स टेम्परेचर। कैसे? आपको पता होगा, जैसे अगर तालाब है, तालाब में से पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो क्या कभी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेवल पहुंचता है तालाब का? कभी नहीं पहुंचता। तो आप ये एग्जांपल समझ सकते हो। तो ये रूम टेम्परेचर पे भी पॉसिबल होता है कि इवेपोरेट हो जाएगा लिक्विड, अगर उस काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जस्ट नॉर्मल टेम्परेचर पे भी। ठीक। अब हम चलते हैं, दूसरी चीज समझते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ये दो चीजें आपको जानना जरूरी है बिफोर नोइंग द राउल्ट्स लॉ। तो देखो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंपाउंड है ना, एक कोई कंपाउंड है, तो होगा क्या कि अगर मान लो यहाँ पे दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, ए और बी से, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर मुझे निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मुझे निकालना है, तो ध्यान से देखो होगा क्या यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी component is the ratio of number of moles of desired component and total number of moles of all component, या आप बोल सकते हो सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो सारे के सारे कंपोनेंट, जैसे मान लो इसको हम जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मैं इसको डिनोट कर सकता हूं जीटा ए से। तो ये बराबर किसके हो जाएगा? मोल्स ऑफ ए, यानी कि लेट से दिस इज एन ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यानी कि एन ए प्लस एन बी। दो ही कंपोनेंट थे, अगर दो से ज्यादा कंपोनेंट होते तो उनको भी हम ऐड कर देते। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन राइट जीटा ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। सिमिलरली आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल सकते हो। जीटा बी विल बी इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक। तो ये हो गया। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर तीन कंपोनेंट होते तो यहाँ पे एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाता, इस तरीके से। ऑलवेज रिमेंबर द सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक। ये 1 के बराबर हमेशा होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब आपको पता चल गई होगी कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है। अब हम इंटरेस्टिंग चीज जानने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो देखो, तो राउल्ट्स लॉ ने एक स्टेटमेंट दिया। व्हाट वाज हिज स्टेटमेंट? ही टोल्ड कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक 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 ये आप ले रहे हो वोलेटाइल सॉल्यूशन, लेट्स से दिस इज योर ए, आप एक लिए हो बी। ठीक। इसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा बच्चा? इसका जो प्रेशर है, क्योंकि एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए। बी वाला भी वोलेटाइल हमने लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? पी नॉट बी। अब आपने क्या किया है? ए और बी दोनों को मिला दिया। जब आपने ए और बी को मिला दिया तो क्या बन गया? अब ये बन गया ए बी।
ठीक, नाउ इट हैज बिकम AB। ना अब क्या बोल रहा है कि अब देखो यहाँ पे A के भी मॉलिक्यूल होंगे, B के भी मॉलिक्यूल होंगे, तो लेट्स से मैं A के मॉलिक्यूल्स को व्हाइट कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ और B के मॉलिक्यूल्स को मैं येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो B वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो येलो कलर से हैं। तो ध्यान से देखिए, अब A और B दोनों ही हैं। अगर इस कंटेनर के अंदर केवल A के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो जो प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। सो दिस इज पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर। अगर केवल और केवल इस कंटेनर में बी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते तो हम उनको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ये पार्शियल प्रेशर है, लेट से पी ए इज व्हाट, पी ए इज partial vapor pressure of A and PB is partial vapor pressure of B। P नॉट A और P नॉट B आपको पता ही है। P नॉट A क्या है, P नॉट A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। P नॉट B क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B। अब ये दोनों प्योर फॉर्म में नहीं है, तो ये बोल रहा है कि जो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर है, यानी कि PA जो है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि ये जीटा A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली जो PB होगा ये क्या होगा, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जीटा B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब देखो, अब हम अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो ये PA विल बी इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं K इंटू जीटा A, और PB इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं K इंटू जीटा B। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो, जस्ट इमेजिन कि एक पॉइंट के लिए ये मोल फ्रैक्शन जो है केवल एक सिंगल कंपोनेंट ही प्रेजेंट है, तो इस टाइम क्या हो जाएगा, जीटा ए बराबर क्या हो जाएगा, जीटा ए बराबर हो जाएगा 1, यानी कि जीटा बी बराबर क्या हो जाएगा 0, बिकॉज वी नो दैट कि जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1 होगा। तो अगर जीटा बी 0 होगा तभी तो जीटा ए 1 होगा। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में इसको रख देता हूँ। तो 1 में अगर मैं इसको रख दूं तो होगा ये कि ये हो जाएगा पी ए विल बी इक्वल टू के, बट अपने को पता है जब केवल एक कंपोनेंट प्रेजेंट था तो उसका नाम क्या था, पी नॉट ए, तो मैं लिख सकता हूं के इज इक्वल टू पी नॉट ए। सिमिलरली इसके केस में अगर मैं इसको के डैश लेट से कहूं तो ये पी नॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी विल बी इक्वल टू के डैश। तो आपकी जो इक्वेशन है यू कैन राइट देम लाइक पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए। दूसरा आप लिख सकते हो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू जीटा बी। सो दिस इज व्हाट यू कैन राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप इन दोनों को लिख सकते हैं। इसके बाद कहानी आती है डाल्टन्स की। तो डाल्टन ने क्या बोला था, अगर आपको याद हो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में, SOM चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन ने ये बोला था कि द टोटल प्रेशर ऑफ mixture of non-reacting gases is the sum of partial pressure of each gas, है ना। तो PT यानी कि अगर टोटल प्रेशर की बात करें तो दोनों के पार्शियल प्रेशर के जोड़ के बराबर होगा, यानी PA प्लस PB के बराबर हो। नाउ आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ PA एंड PB ओवर हियर, तो ये हो जाएगा P नॉट A इंटू जीटा A प्लस ये क्या हो जाएगा P नॉट B इंटू जीटा B। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब आप यहाँ पे चाहो तो जीटा A इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा बी पुट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आप पुट करके देख लो तो ये हो जाएगा क्या, पी नॉट ए यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस जीटा बी प्लस पी नॉट बी इंटू जीटा बी। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो होगा क्या, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू जीटा बी plus P naught B into zeta B. Now I can take zeta B as common. तो P naught A minus, यहाँ पे माइनस अगर हमने लगा दिया तो ये हो जाएगा P naught A minus P naught B into zeta B। इस तरीके से आप लिख सकते हो, बिकॉज माइनस अगर बाद में ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो टोटल प्रेशर आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो ये चीज तो सिंपल डेरिवेशन थी, बट कंक्लूजन क्या था, राउल्स कहना क्या चाहते थे, कहना ये चाहते थे कि अगर हमने मान लो कोई भी दो प्योर कंपोनेंट को भी एक साथ मिला दिया, जैसे कि आपको पता है क्या
पी ए जो है वो किसके बराबर है, पी नॉट ए इंटू जीटा ए के। तो उनका कहना ये था कि अगर हमने कभी भी मिला दिया है ना दो चीजों को, दो वोलाटाइल सॉल्यूशन को, तो उस केस में हो क्या जाएगा भैया, उस केस में हो ये जाएगा कि उसके प्योर फॉर्म से, प्योर जो वेपर प्रेशर है उससे हमेशा वैल्यू कम ही आएगी। कम क्यों आएगी, अब देखो अपने को क्या पता है कि जीटा ए प्लस जीटा बी जो है वो क्या होता है 1। अब यानी कि अगर जीटा बी की कुछ वैल्यू है, कुछ आपने मिलावट की उसमें, तो जीटा बी कुछ हो जाएगा, यानी जीटा ए क्या हो जाएगा 1 से कम हो जाएगा। अगर जीटा ए एक छोटा नंबर हो गया तो एक ये क्या है, एक आप बोल सकते हो दिस इज लार्ज नंबर या बिग नंबर, और ये क्या हो गया स्मॉल नंबर। और अगर आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी ऑलवेज ए स्मॉल नंबर, तो स्मॉल नंबर ही होगा। यानी कि कभी भी अगर आप किसी भी चीज में कोई भी चीज मिलाएंगे, वोलाटाइल हो या नॉन वोलाटाइल हो या कोई भी चीज अगर आपने मिला दिया, तो उस केस में जो उसका वेपर प्रेशर है वो हमेशा डाउन हो जाता है। सो दिस इज व्हाट राउल्ट्स वांटेड टू से, वो यही कहना चाहते थे, यही था इसकी कहानी। चलो बच्चों अब हम समझते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, है ना। तो हम समझते हैं ग्राफ कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो मान लो आपके पास दो कंपोनेंट है, एक है 1 दूसरा है 2, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन होगा तो उसके अंदर दो चीजें होंगी, क्या होंगी, एक होगा सॉल्यूट, दूसरा होगा सॉल्वेंट। एज ऑफ नाउ लेट्स इमेजिन कि जो 1 है आपका ये सॉल्यूट हो गया और जो 2 है ये आपका हो गया सॉल्वेंट, मान लिया हमने, ठीक है। लेट्स इमेजिन कि मान लिया हमने अभी के लिए, या फिर आप इसको ए और बी से भी कर सकते हो, है ना। तो ए और बी भी आप लेके कर सकते हो। तो ध्यान से देखो ये आपका जो वाई एक्सिस है इस पे हमने रखा हुआ है वेपर प्रेशर को, और जो एक्स एक्सिस है इस पे हमने रखा हुआ है मोल फ्रैक्शन को। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास केवल और केवल एक ही कंपोनेंट था, यानी कि हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हमको इसको 1 कर देना चाहिए, इसको 2 कर देना चाहिए, सो दैट विल बी ग्रेट डील, है ना। दैट विल बी ए ग्रेट डील बिकॉज 1 को अगर सॉल्वेंट रखेंगे तो आपको समझ ज्यादा आएगा अभी के लिए, ठीक। तो हुआ क्या, देखो मान लो केवल और केवल पहले क्या था, सॉल्वेंट प्रेजेंट था। जब केवल और केवल सॉल्वेंट प्रेजेंट था बच्चा, तो हुआ क्या कि उस टाइम जो वेपर प्रेशर आपको मिल रहा था वो बहुत ज्यादा हाई था। तो देख सकते हो आपकी 1 पे जो वेपर प्रेशर है वो आपको क्या मिल रहा है, पी नॉट 1। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, पी नॉट 1, ये जो वैल्यू है ये किसकी है, पी नॉट 1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, जब आप राइट साइड में बढ़ने लगे तो ये वैल्यू 1 से कम होती चली गई, नाउ इट इज डिक्रीजिंग, कम होती चली गई। तो 1 से घट के कहाँ पे आ गई, 0 पे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो जो आपकी वैल्यू है पी नॉट 1 वो नहीं कि वो 0 हो जाएगी। आप देख रहे हो ये रेड लाइन जो मैं डॉट प्लॉट कर रहा हूँ ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बिकॉज क्या हो रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज आल्सो डिक्रीजिंग, ये भी डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये डाउन होते चले जा रहा है। अब जब आपने इसमें दूसरा कंपोनेंट मिला दिया, है ना, जब आपने इसमें क्या किया, दूसरा कंपोनेंट मिला दिया, तो जब दूसरा कंपोनेंट मिला दिया, देखो पहले 0 था तो इसकी हाई थी, जब आपने दूसरा कंपोनेंट इसके अंदर मिलाया, है ना, तो मिलाने के बाद आप देख रहे हो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घटते चले जा रहा है, घटते चले जा रहा है, घटते चले जा रहा है। लेकिन दूसरे वाले का जो वेपर प्रेशर है, जैसे जैसे उसके मोल फ्रैक्शन बढ़ते जा रहे हैं, जो दूसरा कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर बढ़ते चले जा रहा है। जो ब्लू कलर से लाइन में प्लॉट कर रहा हूँ वो आप देख सकते हो, ये सेकेंड कंपोनेंट का है। एट वन पर्टिकुलर पॉइंट व्हाट हैपेंड, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हुआ क्या कि जो दूसरा कंपोनेंट था पी नॉट 2, ये आप देख रहे हो बहुत ज्यादा हाई है ना, दोनों के वेपर प्रेशर तो बराबर है नहीं, लेट से पी नॉट 2 इज ग्रेटर देन पी नॉट 1। तो ये क्या हो गया, ये दूसरे कंपोनेंट का, यानी कि ये सोल्यूट का वेपर प्रेशर है जब वो प्योर फॉर्म में है, जब कोई सॉल्वेंट नहीं प्रेजेंट है। तो आपको इस तरीके का एक ग्राफ दिखा एक्स लाइन। अब इनके सम की बात करते हैं, तो ये आप बोल सकते हो दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट। जस्ट इमेजिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेट से x1 इज इक्वल टू 0.75 एंड यहाँ पे आपका x2 इज इक्वल टू 0.25। अब देखो होगा क्या कि अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है,
फर्स्ट कंपोनेंट यानी x1 का वेपर प्रेशर, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, x2 का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यानी कि ये जो दूसरा है ये आप देख सकते हो, ये क्या है, ये P2 है एक तरीके से, है ना, ये P2 की वैल्यू है, और ये क्या है आपके यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी क्या है, P1 की वैल्यू है। सो दिस इज योर P1 वैल्यू। अगर आप P1 प्लस P2 दोनों को ऐड करेंगे तो यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वाली, है ना, ऊपर ऊपर जो ये मैं डबल पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ, ये ऊपर जो वैल्यू वैल्यू है, ये भी किसके बराबर होगी, P2 के बराबर होगी, क्योंकि आप दोनों को जब ऐड करेंगे तो यू विल गेट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेयर आई एम पॉइंटिंग आउट, यहाँ पे आपको वो वैल्यू मिलेगी। यानी कि आप बोल सकते हो, जैसे अगर मैं x1 x2 की जो कंपोनेंट है इसको मैं p डैश समझो तो ये p डैश मिलेगा, दिस विल बी सम ऑफ p1 प्लस p2। तो ऐसे ही आप देखते चले जाएंगे कि सारी जगह यही सेम चीज हो रहा है। ये जो ऊपर की वैल्यू है और ये जो नीचे की वैल्यू है, ये दोनों हमेशा बराबर आपको देखने को मिलेंगे। एंड दिस दिस पर्टिकुलर लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन मिलेगी दोनों पॉइंट को ऐड करते हुए, और यही आपका होगा P टोटल। तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2। आई होप द ग्राफ इज क्लियर टू यू माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक, अब देखो इसके कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन हम समझते हैं क्या है। अगर मैं आपसे लिमिटेशन की बात करूं राउल्स लॉ के, तो इसके सारे जो सॉल्यूशन होते हैं ये केवल और केवल आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। तो आइडियल सॉल्यूशन ऐसे हमको ज्यादा मिलते नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमको पॉजिटिव डेविएशन और हमको क्या मिलता है, नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है। नेगेटिव डेविएशन यानी कि एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर जो है वो डाउन हो जाएगा, और पॉजिटिव डेविएशन क्या है कि एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यानी कि वेपर प्रेशर एक के केस में डाउन हो जाता है ज्यादा ही, और दूसरे केस में वेपर प्रेशर ज्यादा ही अप हो जाता है आफ्टर मिक्सिंग। तो ये क्या है, लिमिटेशन ऑफ राउल्स लॉ है। So I hope the concept of Raoult's law is clear to you, my dear student and friends, and thank you so much for listening. If you like this video, so subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. And thank you so much once again. See you soon again. Bye bye.